Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 3 of our chapter Introduction to Microeconomics. आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जैसे कि हमने जो दो पार्ट्स हैं वीडियो के, जो मतलब इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके दो पार्ट बन चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आप पहले उसको देखिए और फिर अगर आप वो पार्ट देख लेते हैं तो ये वाला टॉपिक और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं क्या मीनिंग रहता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी बातें जो कि प्रेजेंट से भी रिलेट कर सकती हैं, पास्ट से भी और फ्यूचर से भी, उसमें वो किस में आ जाती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। जैसे कि अब प्रेजेंट में क्या हो सकता है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी कंट्री में चल रही है, तो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और पॉवर्टी है, और फिर उस प्रॉब्लम को हम मेजर भी कर पा रहे हैं, वेरिफिकेशन भी जिसकी पॉसिबल है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 स्टेटमेंट आ गई। एक तो प्रेजेंट की स्टेटमेंट है, प्रेजेंट में जैसे कि अब अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ इतने % लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। और फिर पास्ट में कैसे हो सकता है, जैसे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे जो था 70% पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर में एंगेज थी, तो वहां पे भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, डाटा हमारे पास है। और ऐसे ही फ्यूचर से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है उसमें जो पॉवर्टी है इतने % से कम हो सकती है, ग्रोथ रेट इतने % से बढ़ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं जो रियलिटी को शो कर रही हैं, वो किस में आती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और कैसे देख सकते हैं हम इसे, जैसे कि अब जो एक्चुअल में जो चीजें प्रिवेलिंग है, जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, उसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। फिर हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्मली आदर्शात्मक, कि व्हाट ऑट टू बी, कि एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में भी है और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी है। अब क्योंकि नॉर्मेटिव क्या बता रही है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए कंट्री में, जैसे कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, और अगर पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए तो उसके फिर सॉल्यूशन बताना कि कैसे हम उसे कम कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना। तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मेटिव, कि क्या चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्या क्या आइडल्स एक इकोनॉमी के होने चाहिए। जैसे कि अब सपोज एग्जाम्पल के लिए एक जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की समस्या है जैसे कि हमारी कंट्री में, तो फिर वहां पे क्या होगा कि अब इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज क्रिएट करती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। जैसे एक पॉलिसी है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो रूरल एरियाज के जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और मिनिमम 100 डेज के लिए। तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, ओपिनियंस, राय है, वैल्यू जजमेंट्स हैं। अब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनके डिफरेंट व्यूज रहेंगे। जैसे कि अब कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जो मनरेगा वाली पॉलिसी जो है, जो गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है, वो बेस्ट है, इससे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पॉलिसी है इससे जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो रही है। तो मतलब इस तरीके से ओपिनियंस आते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। वहां पे क्या हो रहा है नॉर्मेटिव में, कि क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे कैसे हम जो भी प्रॉब्लम है उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीजें शो करती हैं। वो चीजें हम किस में देखते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अब हम देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इसमें मेनली क्या डिफरेंस रहता है, इसे हम एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अब टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, सब्जेक्ट मैटर।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर, इसमें कैसी चीजें आ रही है, कैसी प्रॉब्लम से डील कर रही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर स्टेटमेंट्स होती है। ये रियल है, एक्चुअल में जो हो रहा है कंट्री में ये उससे रिलेटेड है, उसे बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फिर नॉर्मेटिव में क्या है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये उससे रिलेटेड हो गई। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअल जो सिचुएशन है उससे ये डील कर रही है, तो इसमें हम थिंग्स को, जो भी चीजें हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, इंडिया में पॉवर्टी है, तो अब बोला गया कि अबव मोर देन 27% पीपल जो है वो पुअर है, तो फिर वहां पे क्या है कि इसे वेरीफाई कर सकते हैं काउंटिंग करके, इसका रिसर्च स्टडी करके। फिर वहीं पे जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इसमें तो इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों की राय, ओपिनियंस आ रहे हैं, वो ये सुझाव दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। फिर ऑब्जेक्ट, इसमें जो इसका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है, इट स्टडीज एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन को ये स्टडी करती है, एक्चुअली में क्या चीजें हो रही है, क्या क्या कंट्री की प्रॉब्लम्स हैं, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव में क्या है, इट स्टडीज आइडल सिचुएशंस, आदर्श क्या स्थितियां देश में होनी चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट की जो ये प्रॉब्लम है ये नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये उससे रिलेटेड आइडल्स को ये शो करती है। वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, डजंट पास वैल्यू जजमेंट्स, इसमें कोई जजमेंट नहीं है, कोई ओपिनियंस नहीं है इकोनॉमिस्ट के, तो किसमें ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इट पासेस वैल्यू जजमेंट्स एज इट डिस्क्राइब्स ओपिनियंस एंड सजेशंस, सजेशंस को ये शो करती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर इसके बाद एग्जाम्पल का लास्ट पॉइंट रहता है डिफरेंस का। एग्जाम्पल में अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, कि हाँ इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो रियलिटी को शो कर रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव में देखेंगे। फिर ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी इज इन द ग्रिप ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूसली गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल राइज कर रहा है, तो ये भी चीज क्या है कि एक्चुअल जो चीजों से रिलेटेड है तो वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, चाहे वो प्रेजेंट में चल रहा है या फिर वो एक्चुअल में पास्ट में हो चुका है, या फिर एक फ्यूचर में आने वाले टाइम पे ये चीज हो सकती है प्रेजेंट के बेसिस पे, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है। फिर इसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम्पल रहेगा, इंडिया नीड्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, की जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इंडिया को ढूंढना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो इन्फ्लेशन है, अभी इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है, ये रियलिटी है, इन्फ्लेशन नीड टू बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना जरूरी है, इन्फ्लेशन को, महंगाई को। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स आ रही है, इस टाइप की जो बातें हो रही है, वो किसमें है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और आपको अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं या मेन प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं कि इकोनॉमी की, ये क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, कोई भी कंट्री चाहे डेवलप्ड हो या फिर अंडर डेवलप्ड हो, रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है, हर एक कंट्री में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये जो प्रॉब्लम है मेनली किससे रिलेटेड है कि हर एक कंट्री के, हर एक इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, तो उसी को बोला जा रहा है सेंट्रल जो प्रॉब्लम है हर एक देश के लिए। कोई भी देश विकसित है, अविकसित है, अमीर देश है, गरीब देश है, हर देश में, हर टाइप की कंट्री में ये जो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगी। इसी को बोल देते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी के लिए क्या क्या हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। ये जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये किससे रिलेटेड है कि जो एक इकोनॉमी है, एक प्रोड्यूसर जो रहता है उसे चॉइस करनी पड़ती है। कैसी चॉइस कि किस टाइप के गुड्स बनाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं, तो उनमें चॉइस करना पड़ता है कि किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन
किया जाए और कितनी क्वांटिटी में करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब इसमें किसकी चॉइस हो रही है, चॉइस ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें। और अब कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब सपोज एक इकॉनमी है, एक प्रोड्यूसर है, वो चाहता है, जैसे दो ऑप्शन है, एक तो राइस का प्रोडक्शन या फिर वीट का। राइस का प्रोडक्शन करना है, वीट का, दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आ जाता है, चॉइस करनी पड़ेगी। कैसे, अगर राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, राइस को ज्यादा बनाना है, तो वीट का जो प्रोडक्शन है वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वीट के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस को शिफ्ट करेंगे हम। अब राइस का ज्यादा करना है तो वीट का प्रोडक्शन कम करो, और अगर वीट का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो राइस का प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम करेंगे। और इसमें कैसे चॉइस होती है, जैसे कि एक प्रोड्यूसर चॉइस करता है कि एक इकॉनमी चॉइस करती है कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करें कि प्रोड्यूसर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करें, और फिर इसमें जो है लग्जरी गुड्स बनाएं, और मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं उनका क्या लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब जैसे कंज्यूमर गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या है, जिसका यूज कंज्यूमर कर रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स जिसका यूज प्रोड्यूसर करेगा, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी हो गई। तो वही चीज है कि अब एक बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा, जैसे कि अब ऑटोमेटिकली अगर प्रोड्यूसर गुड्स को ज्यादा बनाया जाए, जैसे मशीनरी का ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो इससे क्या होगा, मशीनरी ज्यादा बनेगी तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी ज्यादा बनेंगे, क्योंकि मशीनरी का यूज तो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए होगा। तो ओवरऑल बस हमें ये बात समझनी है कि जो भी चीजें हैं, जैसे अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो चॉइस करनी पड़ेगी, रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में कि दो ऑप्शन थे, राइस या वीट। तो राइस ज्यादा बनाना है तो वीट को कम करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस इज मस्ट, सैक्रिफाइस करना जरूरी है। और फिर इसमें ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि इन व्हाट क्वांटिटीज गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड। एक तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हाँ चलो राइस का प्रोडक्शन ज्यादा कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें, क्वांटिटी भी चॉइस करनी पड़ती है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें राइस को, कितनी क्वांटिटी में बनाए वीट को, तो ये भी चॉइस करना पड़ता है। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। टेक्निक का इसमें चॉइस करना पड़ता है, टेक्निक का चॉइस करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का चॉइस करना पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, चॉइस करनी पड़ेगी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम देख लेते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ब्रॉडली उसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं दो पार्ट्स में। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें ज्यादा यूज लेबर का होगा, और जो कैपिटल है, जो पैसा लगाया जाएगा, वो कम होगा। ऐसे ही फिर दूसरी कौन सी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसमें ज्यादा यूज कैपिटल का, ज्यादा पैसा लगाया जाएगा, और जो लेबर है उसका कम यूज होगा। तो जो प्रोड्यूसर है उसे चॉइस करनी पड़ती है, एक टाइम पे एक ही तरीके से काम होगा, या तो वो लेबर वाला तरीका हो सकता है या कैपिटल वाला। तो प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक चूज कर सकता है जिसमें उसकी कॉस्ट कम आए। और एक बात हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि अब इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया जो है डेवलपिंग है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। तो जैसे इंडिया में क्या है, कैपिटल डेफिशिएंसी है, कैपिटल की कमी है, लेबर यहाँ अबंडेंट में है, लेबर काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जैसे जो ये बैकवर्ड कंट्रीज होती है, इंडिया की इकोनॉमी है, उन कंट्रीज में ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होता है। और जहाँ पे जो देश विकसित हैं, डेवलप्ड हैं, जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो किस टाइप की टेक्निक का यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। और फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, कैपिटल इंटेंसिव। इसमें क्योंकि नई इसमें प्लांट एंड मशीनरी का यूज किया जा रहा है, और इसमें फिर कॉस्ट भी कम आएगी। लेकिन जो थोड़ी बैकवर्ड टाइप की, जो पुरानी टाइप की टेक्नोलॉजी है, वो कौन सी है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल हाउ टू प्रोड्यूस क्या है कि कैसे उत्पादन करें, इसमें क्या करना होगा, एक इकोनॉमी को चॉइस करनी है टेक्नोलॉजी की, कि किस टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेबर इंटेंसिव का कि कैपिटल इंटेंसिव का, चॉइस करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर इसके बाद फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें।
इसमें क्या देखा जाता है कि अब जैसे एक इकोनॉमी में दो सेक्शंस आ जाते हैं, एक तो रिच सेक्शन हो जाएगा और एक पुअर। तो इसमें एक इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि जो प्रोडक्शन है वो रिच पर्सन्स के लिए हो या फिर वो पुअर पर्सन्स के लिए हो। अब सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं चाहे वो अमीर के लिए हम प्रोडक्शन करें या किसी गरीब व्यक्ति के लिए, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। अब जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि चलो मैं रिच पर्सन्स के लिए प्रोडक्शन करता हूँ, अमीरों के लिए बनाता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि अमीर, ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो तो अच्छी क्वालिटेटिव गुड्स खरीदते हैं जिनका प्राइस भी ज्यादा होता है, तो प्रोड्यूसर इनकरेज होगा, जब वो रिच पर्सन के लिए बना रहा है तो इनकरेज होगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा क्योंकि इससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन जो पुअर पर्सन है वो तो परचेज नहीं कर पाएंगे, गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे उस प्रोडक्ट को। तो जब रिच के लिए बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा, प्रोडक्शन तो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, लेकिन क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी, असमानता आएगी, पुअर पर्सन तो नहीं खरीद पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इक्वालिटी को सैक्रिफाइस कर दिया हमने इस केस में। फिर यहाँ पे वही अगर एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि इकोनॉमी डिसाइड करती है कि चलो प्रोडक्शन करते हैं पुअर पर्सन के लिए, गरीबों के लिए बनाते हैं, पुअर पर्सन के लिए बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो यहाँ पे इकोनॉमी है, उसे इतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो प्रोडक्शन का लेवल कम। लेकिन यहाँ क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी, तो गेन कर जाएंगे इक्वालिटी। तो कहीं ना कहीं हम गेन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं। तो इसका रीजन ही क्या है, रीजन यही है कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और रिसोर्सेज का मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। रिसोर्सेज में आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये सब चीजें। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं जैसे कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी भी इसमें बात आ जाती है, जैसे कि लैंड का रिटर्न क्या है, लैंड पर क्या मिलता है, रेंट, और जो कैपिटल है उसका रिटर्न क्या है, कैपिटल पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है, जो ऑनर है, उसका रिटर्न क्या है, प्रॉफिट, और जो लेबर है उसका रिटर्न क्या है, वेजेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रोड्यूसर को ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रोडक्शन हो गया, अब प्रोडक्शन हो चुका है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने हेल्प करी प्रोडक्शन करने में, तो उनको कितना कितना पे करे, रेंट कितना जाए, लेबर को कितनी वेजेस जाए, ये भी चीजें आ जाती हैं इसमें। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉब्लम तो आ ही रही है कि हाँ, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो गए, इन्हें लोगों तक कैसे पहुंचाए, और प्रोडक्शन अमीर लोगों के लिए करे, गरीब लोगों के लिए करे, ये इसमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो ओवरऑल जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, वो क्या क्या हो गई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम्स, एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो अगर आपको, वैसे ये टॉपिक तो पूरा हो गया, आपको कोई भी इस टॉपिक में डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको जो है, जो भी चीजें मैं करवा रही हूँ आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो इसका जो चैप्टर है, कुछ पार्ट रह गया, वो हम कल करेंगे।